साथियों सलाम। यह महीना साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद को याद करने का महीना है। 31 जुलाई को प्रेमचंद की जयंती है। साहित्य, संस्कृति और जनमानस से जुड़े लोग प्रेमचंद को याद करते रहे हैं। प्रेमचंद हर दौर में हमारे लिए न सिर्फ भविष्य का रास्ता दिखाते हैं बल्कि हमारा मार्गदर्शन भी करते हैं। अभी हमारा मुल्क या कहें पूरी दुनिया कोरोना संकट के दौर से गुजर रहा है। इस दौर में हम चाह कर भी कोई सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकते। ऐसे में हमारे पास वर्चुअल माध्यम, डिजिटल माध्यम का सहारा बचता है और इसी माध्यम के जरिए इप्टा पलामू आपसे रूबरू होने की कोशिश करेगा। आज से पलामू इप्टा की ओर से प्रेमचंद जयंती पखवाड़ा की शुरुआत की जा रही है। आप तमाम दर्शक, इप्टा से सहानुभूति रखने वाले लोग और वो तमाम लोग जो साहित्य और संस्कृति की हिफाजत के लिए, इसे आगे ले जाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं, उन तमाम लोगों से आग्रह है कि इप्टा झारखंड के फेसबुक पेज से जुड़िए और इप्टा झारखंड के यूट्यूब चैनल पर भी उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम आज से हर रोज प्रेमचंद की एक कहानी का पाठ करेंगे और प्रेमचंद की व्यक्तित्व और उनके कृतित्व पर चर्चा भी करेंगे। यह कार्यक्रम 31 जुलाई तक चलेगा। इप्टा झारखंड के फेसबुक पेज पर और इप्टा झारखंड के यूट्यूब चैनल पर भी इसे अपलोड किया जाएगा। तो आज से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और आज हम प्रेमचंद के व्यक्तित्व, कृतित्व और मौजूदा दौर में प्रेमचंद को पढ़ा जाना, प्रेमचंद को याद किया जाना क्यों जरूरी है, इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए आमंत्रित करते हैं झारखंड इप्टा के महासचिव उपेंद्र मिश्रा जी को। साथियों सलाम। हम एक कालजयी रचनाकार प्रेमचंद को पूरे आधा माह जो बचा हुआ है, उस पूरे आधा माह में हम याद करने के लिए बैठे हुए हैं। इस पूरे दौर में इस लेखक से बड़ा कालजयी रचनाकार कोई नजर नहीं आता, इनके समकक्ष कोई नजर नहीं आता। जब प्रेमचंद लिख रहे थे उस समय कहानी था, उस समय की हकीकत थी जो हम लोग पढ़ते हैं आज, तो लगता है कि प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी। लेकिन प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी जब आसपास देश में, राज्यों में जब घटित होता हुआ नजर आता है, उसका कोई एक अंश नजर आता है, तब इस कालजयी रचनाकार की महानता समझ में आती है। अब इस सारे साथी इस पूरे 3-4 महीने के दौर से गुजरे हैं और इस दौर में प्रेमचंद अलग अलग कहानियों में जब मजदूरों और किसानों की चर्चा कर रहे हैं, उनकी बदहाली की चर्चा कर रहे हैं, तो हम जिस युग से गुजर रहे हैं, इस युग के, इस पीढ़ी के लोग ये समझते थे या समझते हैं कि प्रेमचंद ने एक कहानी लिखी थी, उस जमाने में ऐसा होता होगा मजदूरों के साथ, किसानों के साथ। लेकिन इन 4 महीनों में जो देखने को मिला, सारे लोगों ने देखा कि मजदूरों की और किसानों की जो दुर्दशा प्रेमचंद वर्णन कर रहे थे, उसका रूप बदला हुआ था, लेकिन दुर्दशा ज्यों की त्यों थी। आज भी मजदूर सड़कों पर चलने को बाध्य थे, अपनी जान गंवाने को बाध्य थे और उनके पीछे पूरा का पूरा तंत्र लठ लेके पड़ा हुआ था। इसी चीज को प्रेमचंद अपनी कहानियों में चर्चा करते हैं। इन 4 महीने के दौर में किसानों की जो बुरी हालत रही है, जबकि इस पूरे दौर में एक उद्योग जगत के रूप में अगर हम देखें तो एक किसानी एक ऐसा उद्योग था
जिसने चरमराती हुई अर्थव्यवस्था जो हिंदुस्तान की थी उसको थोड़ा सा मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद किसानों की हालत बद से बदतर होती चली गई। किसान अपने पैदावार को बेच नहीं सके, कोई सरकार उनकी फसल को खरीदने के लिए तैयार नहीं, जिसके चलते उनको सड़कों पर फेंकना पड़ा और कर्जे में लगते चले गए। ऊपर से तुर्रा और की सरकार ने और से कर्ज का ऑफर कर दिया। तो ये किसानों एक जमाने में महाजनी प्रथा की ओर इंगित कर रहे थे प्रेमचंद कि किसान किस तरीके से महाजनी सूद के चक्कर में पड़ के अपना खेत, अपना जमीन सब गंवा देता था और मजदूर हो जाता था। आज भी लगभग वैसा ही उस समय महाजन था, इस समय सरकार महाजन के रूप में नजर आ रही है और उसने किसानों को एक बार फिर से ऋण मुहैया कराने की कोशिश की है और इस ऋण के नीचे किसान दब के करा रहा है। तो आज जब हम देखते हैं तब उस रचनाकार की महानता समझ में आती है कि एक गुजरे जमाने में कई दशक पहले जिसने इन सारी चीज़ों को बहुत तरीके से समझा होगा, तब जबकि उनके पास कोई मीडिया नहीं था। आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, टीवी चैनल हैं जिसके माध्यम से हम जान पा रहे हैं, लेकिन उस समय तो उनके पास कोई साधन नहीं था। सिर्फ अनुभव के आधार पे जो भोगे थे, जो भोग रहे थे, उसके आधार पे उन्होंने अपनी रचना का निर्माण किया था। आज हमको इन्फॉर्मेशन के ढेर सारे तरीके हैं हमारे पास और उसी एक तरीके के तहत आज हम इस लॉकडाउन में भी प्रेमचंद को याद करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। और जो हालत पूरे हिंदुस्तान की हो रही है, जो सारे साथी जो सेंसिटिव लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो भली भांति समझ रहे हैं कि हिंदुस्तान किस रास्ते पे चला जा रहा है। तो हमको लगता है कि प्रेमचंद के बहाने आज एक बार पुनः हमको खड़ा होने की ज़रूरत है। प्रेमचंद को आधार बना के हमको लड़ने की ज़रूरत है। मजदूरों की एका की बात करनी है, किसानों की एका की बात करनी है, तब जाके हम हिंदुस्तान को फिर से पटरी पर लाने में शायद कामयाब हो पाएंगे। इसलिए जितने लोग संपर्क में हो, सारे लोग इससे जुड़िए और प्रेमचंद की रचनाओं को जितना ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार आप दे सकते हैं। आज के तारीख में अगर प्रेमचंद होते तो यही काम करते। अगर प्रेमचंद नहीं है, हम और आप प्रेमचंद के रूप में हैं, तो प्रेमचंद की रचना या प्रेमचंद से मिली जुली अपनी रचना जितना आप लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतना पहुंचाइएगा। तो हमको लगता है कि प्रेमचंद को याद करने का आज हमारी सार्थकता सिद्ध होगी और इसमें हमको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से एक घटना घटी है यूपी के अंदर में और लोग पुलिसिया स्वायत्ता की बात करना शुरू कर दिए हैं कि पुलिस को स्वायत्त कर देना चाहिए। ये सब सोशल मीडिया पे चल रहा है। अगर हम सारे लोग अगर लड़ाइयों को मजबूत नहीं करेंगे और आप कल्पना कीजिए कि पुलिस स्वायत्त हो गई तो निश्चित तौर से पुलिस के अंदर भी एक हिस्सा है जो सेंसिटिव है, अच्छा है, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। बड़ी संख्या पुलिस के अंदर है जो कि क्रिमिनल माइंडेड है, जैसा कि आपने पूरे दौर के घटना में देखा होगा। और इनको स्वायत्तता मिल गई तो किसी के लिए भी चैन से रहना मुश्किल हो जाएगा। इन सारे चीज़ों का प्रतिकार हमको लगता है कि इस प्रेमचंद जयंती के अवसर पे ही बेहतर समय है हमारे लिए और हमको निकल के आगे आना चाहिए उनकी रचनाओं के साथ, अपनी रचनाओं के साथ, और प्रतिकार करना चाहिए। जो देश के अंदर हो रहा है, जो गलत हो रहा है, उसके खिलाफ हमको सड़कों पे आना चाहिए। नहीं तो जिस तरीके से रेल जा रहा है, कोयला जा रहा है, सब कुछ चला जाएगा और फिर हम एक बार प्रेमचंद जिस युग की चर्चा कर रहे थे, सारे के सारे मजदूर भी अब मजदूरी के लायक नहीं रहेंगे। इसलिए कि आपने देखा था कि मजदूरों को किस तरीके से उनका 2-3 महीने का सैलरी गायब कर दिया गया, खाने की व्यवस्था नहीं, पीने की व्यवस्था नहीं। वही स्थिति लौट के आने वाली है। सारा का सारा चीज़ तैयारी चल रहा है कुछ निजी घरानों के हाथ में सौंप देने का। अगर हम आप
सारे लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए तो वह दिन दूर नहीं है कि हमारे और आपके बच्चे फिर इंतजार करेंगे कि हम अपने बेहतर भविष्य की रचना कब कर पाएंगे। इसलिए अभी समय है। प्रेमचंद के बहाने ही सही हमको एक बार पुनः मैदान में आना होगा, लड़ना होगा, लड़ाई छेड़नी होगी, ताकि हम आने वाली पीढ़ी के लिए सुनहरा भविष्य दे सके। धन्यवाद साथी। तो सुना आपने प्रेमचंद को पढ़ा जाना कितना जरूरी है, और इप्टा की कोशिश भी यही है कि हम प्रेमचंद की रचनाओं को जनमानस तक पहुंचाएं। आप तमाम लोगों से भी आग्रह है, गुजारिश है कि प्रेमचंद को पढ़ें, नई पीढ़ियों को पढ़ने का अवसर प्रदान करें और उन तक भी उनकी रचनाओं को पहुंचाने का काम करें। साथियों, यूं तो प्रेमचंद ने हजारों कहानियां लिखी, कई उपन्यास, नाटक, साहित्य की दुनिया का एक बड़ा नाम प्रेमचंद है, जिनकी रचनाएं आज भी प्रासंगिक सा लगता है और लगता है कि आज प्रेमचंद लिख रहे हैं, अभी के दौर में लिख रहे हैं। हम उनकी कई कहानियों का पाठ इस दौर में करेंगे और आप दर्शकों से, श्रोताओं से आग्रह है कि अगर आपकी भी कोई इच्छा होगी प्रेमचंद की कहानी पढ़ने की, सुनने की, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन कहानियों का पाठ भी इप्टा झारखंड के फेसबुक पेज पर करें। तो साथियों, आज के इस कार्यक्रम का, इस अभियान का और इस श्रृंखला की शुरुआत हम प्रेमचंद की लिखी कहानी एक्ट्रेस से करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि प्रेमचंद की कई कहानियां हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। कई गिनी चुनी कहानी को ही लोग जानते हैं, पढ़ते हैं या फिर टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। तो ऐसी ही कहानियों को चुनने का प्रयास हम करेंगे और आपसे साझा करेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हम इप्टा के वरिष्ठ रंगकर्मी और साहित्य कर्मी प्रेम प्रकाश जी को आमंत्रित करते हैं और प्रेम प्रकाश जी से आग्रह करते हैं कि प्रेमचंद की कहानी एक्ट्रेस का पाठ कर आपसे साझा करें। धन्यवाद। नमस्कार। प्रस्तुत है प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी एक्ट्रेस। रंगमंच का पर्दा गिर गया। तारा देवी ने शकुंतला का पाठ खेलकर दर्शकों को मोहित कर दिया था। जिस समय वह शकुंतला के रूप में राजा दुष्यंत के सम्मुख खड़ी गलानी, वेदना और अपमान से उत्तेजित भावों को आग्नेय शब्दों में प्रकट कर रही थी, दर्शक वृंद शिष्टता के नियमों की उपेक्षा करके मंच की तरफ उन्मत्तों की भांति दौड़ पड़े थे और तारा देवी का यशोगान करने लगे थे। कितने ही तो स्टेज पर चढ़ गए और तारा देवी के चरणों पर गिर पड़े। सारा स्टेज फलों से पट गया। गहनों की वर्षा होने लगी। यदि उसी क्षण मेनका का विमान नीचे आकर उसे उड़ा न ले जाता तो शायद उस धक्कम धक्के में 10-5 आदमियों की जान चली जाती। मैनेजर ने फौरन आकर दर्शकों को गुणग्राहता का धन्यवाद दिया और वायदा भी किया कि दूसरे दिन फिर वही तमाशा होगा। तब लोगों को मोहानंद समाप्त हुआ। मगर एक युवक उस समय भी मंच पर खड़ा रहा। लंबे कद का था, तेजस्वी मुद्रा, कुंदन का सा रंग, देवता का स्वरूप, गठी हुई देह और मुंह से एक ज्योति सी प्रस्फुटित हो रही थी। कोई राजकुमार मालूम होता था। जब सभी दर्शकगण बाहर निकल गए तो उसने मैनेजर से पूछा, क्या मैं तारा देवी से एक पल के लिए मिल सकता हूं? मैनेजर ने उपेक्षा के भाव से कहा, हमारे यहाँ ऐसा
नियम बिल्कुल नहीं है। युवक ने फिर पूछा, क्या आप मेरा कोई खत उनके पास भेज सकते हैं? मैनेजर ने उसी उपेक्षा के भाव से कहा, जी नहीं, क्षमा कीजिएगा, यह हमारे नियमों के खिलाफ है। युवक ने और कुछ न कहा, मायूस होकर स्टेज से नीचे उतर पड़ा और बाहर जाना ही चाहता था कि मैनेजर ने पूछा, तनिक ठहर जाइए, आपका कार्ड। युवक ने जेब से कागज का एक टुकड़ा निकालकर कुछ दिया और उस पर लिखा था। उसे मैनेजर उड़ती दृष्टि से देखा और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत चौधरी OBE। मैनेजर की कठोर मुद्रा कोमल हो गई। कुंवर निर्मल कांत शहर के सबसे बड़े धनी और तालुकेदार, साहित्य के उज्जवल रत्न, संगीत के सिद्धस्त आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान, 8-10 लाख सालाना के नफेदार, जिसके दान से देश की कितनी ही संस्थाएं चल रही थी, इस समय एक क्षण क्षुद्र प्रार्थी के रूप में खड़े थे। मैनेजर अपने उपेक्षा भाव पर शर्मिंदा हो गया। विनम्र शब्दों में बोला, क्षमा कीजिएगा, मुझे बड़ा अपराध हुआ मुझसे। मैं अभी तारा देवी के पास हुजूर का कार्ड लिए जाता हूं। कुंवर साहब ने उससे रुकने का संकेत करके कहा, नहीं, अब रहने ही दीजिए, मैं कल 5 बजे आऊंगा। इस समय तारा देवी को कष्ट होगा, यह उनके विश्राम का समय है। मैनेजर ने कहा, मुझे यकीन है कि आपकी खातिर इतना कष्ट सहर्ष सह लेंगी, मैं 1 मिनट में आता हूं। लेकिन कुंवर साहब अपना परिचय देने के बाद अपनी आतुरता पर संयम का पर्दा डालने के लिए मजबूर थे। मैनेजर को सज्जनता का धन्यवाद दिया और कल आने का वादा करके चले गए। तारा एक तरफ साफ सुथरे सजे हुए कमरे में मेज के सामने किसी विचार में मग्न बैठी थी। रात का वह नजारा उसकी आंखों के सामने नाच रहा था। ऐसे दिन जीवन में क्या बार बार आते हैं? कितने लोग उनके दर्शनों के लिए विकल हो गए थे, बस एक दूसरे पर फट पड़ते थे। कितनों को उसने पांवों से ठुकरा दिया था। हाँ, ठुकरा दिया था, मगर उस समूह में केवल एक दिव्य मूर्ति अविचलित रूप से खड़ी थी। उसके नेत्रों में कितना गंभीर अनुराग था, कितना दृढ़ संकल्प। ऐसा जान पड़ता था मानो दोनों नेत्रों से उसके दिल में चुभे जा रहे हैं। आज फिर उस पुरुष के दर्शन होंगे या नहीं, कौन जानता है। किंतु यदि उनके दर्शन हुए तो तारा उनसे एक बार वार्तालाप किए बिना न जाने देगी। यह सोचते हुए उसने आईने की ओर देखा। कमल का फूल सा खिला था। कौन कह सकता था कि यह नव विकसित पुष्प 35 वसंतों की बहार देख चुका है। वह कांति, वह कोमलता, वह चपलता, वह माधुर्य किसी नवयौवना को शर्मिंदा कर सकता था। तारा एक बार फिर हृदय में प्रेम का दीपक जला बैठी। आज से 20 वर्ष पहले एक बार उसको प्रेम का कटु अनुभव हुआ था। तब से वह एक तरह का वैधव्य जीवन व्यतीत कर रही है। कितने प्रेमियों ने अपना हृदय उसको भेंट करना चाहा था, मगर उसने किसी की ओर आंख उठाकर भी न देखा था। उसे उनके प्रेम में कपट की गंध आती थी। लेकिन आज उसका संयम उसके हाथ से निकल गया। एक बार फिर आज उसके दिल में उसी मधुर वेदना का अनुभव हुआ जो 20 साल पहले हुआ था। एक मर्द का सौम्य स्वरूप
उसकी आंखों में बस गया, हृदय पट पर खिंच गया। उसे वह किसी प्रकार भूल न सकती थी। उसी पुरुष को उसने मोटर पर जाते देखा होता तो कदाचित उधर ध्यान भी न करती, पर उसे अपने सामने प्रेम का उपहार हाथ में लिए देखकर वह स्थिर नहीं रह सकी। अचानक दाई ने आकर कहा, बाई जी, रात की सब चीजें रखी हुई है, कहिए तो लाऊं? तारा ने कहा, नहीं, मेरे निकट चीज लाने की जरूरत नहीं, मगर ठहरो, क्या क्या चीजें हैं? एक ढेर का ढेर तो लगा है बाई जी, कहाँ तक गिनाऊं? असरफियां हैं, ब्रूचेज, बाल के पीन, बटन, लॉकेट, अंगूठियां, सभी तो हैं। एक छोटे से डिब्बे में एक खूबसूरत हार है। मैंने आज तक वैसा हार नहीं देखा, सब बक्से में रख दिया है। अच्छा, वह संदूक मेरे पास ला। दाई ने संदूक लाकर मेज पर रख दिया। उधर एक लड़के ने एक खत लाकर तारा को दिया। तारा ने पत्र को उत्सुक नेत्रों से देखा। कुंवर निर्मल कांत, OBE। लड़के से पूछा, यह खत किसने दिया? वह तो नहीं जो रेशमी साफा बांधे हुए था? लड़के ने सिर्फ इतना कहा, मैनेजर साहब ने दिया है, और वह लपका और बाहर चला गया। संदूक में सबसे पहले डिब्बा दिखाई पड़ा। तारा ने उसे खोला तो सच्चे मोतियों का सुंदर सा हार था। डिब्बे में एक और एक कार्ड भी था। तारा ने लपक कर उसे निकाल लिया और पढ़ा, कुंवर निर्मल कांत। कार्ड उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ा। वह झपट कर कुर्सी से उठी और बड़े वेग से कई कमरों और बरामदों को पार करती मैनेजर के सामने आकर खड़ी हो गई। मैनेजर ने खड़े होकर उसका स्वागत किया, फिर बोला, मैं रात की सफलता पर आपको बधाई देता हूं। तारा ने खड़े खड़े पूछा, कुंवर निर्मल कांत क्या बाहर हैं? लड़का खत देकर भाग गया। मैं उससे कुछ पूछ नहीं सकी। कुंवर साहब का रुका तो रात ही तुम्हारे चले आने के पश्चात मिला था, तो आपने उसी समय मेरे पास क्यों नहीं भेज दिया? मैनेजर ने दबी आवाज से कहा, मैंने समझा तुम आराम कर रही होगी, कष्ट देना उचित न समझा। और भाई, स्पष्ट बात है कि मैं डर रहा था कहीं कुंवर साहब को तुमसे मिलाकर तुम्हें न खो बैठूं। यदि मैं औरत होता तो उसी वक्त उनके पीछे हो लेता। ऐसा देव पुरुष मैंने आज तक नहीं देखा। वह जो रेशमी साफा बांधे खड़े थे तुम्हारे सामने, तुमने भी तो देखा था। तारा ने मानो अद्र निद्रा की हालत में कहा, हाँ देखा तो था। वह फिर आएंगे? हाँ, 5 बजे शाम को। बड़े विद्वान व्यक्ति हैं और इस शहर के सबसे बड़े रईस। आज मैं रिहर्सल में न जाऊं। कुंवर साहब आ रहे होंगे। तारा आईने के सम्मुख बैठी है और दाई उसका श्रृंगार कर रही है। श्रृंगार भी उस समय में एक विद्या है। पहले परिपाटी के अनुसार ही श्रृंगार किया जाता था। कवियों, चित्रकारों और रसिकों ने श्रृंगार की मर्यादा सी बांध दी थी। नेत्रों के लिए काजल लाजमी था, हाथों के लिए मेहंदी, पांव के लिए महावर। एक एक अंग, एक एक गहने के लिए निर्दिष्ट था। आज वह परिपाटी नहीं रही। आज हर रमणी अपनी सुरुचि, सुबुद्धि और तुलनात्मक भाव से श्रृंगार करती है। उसकी सुंदरता किस उपाय से
आकर्षकता की सीमा पर पहुंच सकती है। यही उसका आदर्श होता है। तारा इस कला में निपुण थी। वह 15 वर्ष इस कंपनी में थी और यह समस्त जीवन उसने पुरुषों के दिल से खेलने में ही व्यतीत किया था। किस चितवन से, किस मुस्कान से, किस अंगड़ाई से, किस प्रकार केशों को विखेर देने से दिल कत्ले आम हो जाता है, इस कला में कौन उससे बढ़कर हो सकता था। आज उसने चुन चुन कर आजमाए हुए तीर तरकस से निकाले तथा जब अपने अस्त्रों से सजकर वह दीवान खाने में आई तो जान पड़ा मानो दुनिया का सारा माधुर्य उसकी बलाएं ले रहा। वह मेज के निकट खड़ी होकर कुंवर साहब का कार्ड देख रही थी। उसके कान मोटर की आवाज की ओर लगे हुए थे। वह चाहती थी कि कुंवर साहब इसी समय आ जाएं, उसे उसी अंदाज से खड़े देखें। इसी मुद्रा से उसके अंग प्रत्यंगों की पूर्ण छवि को देख सकते थे। उसने अपनी श्रृंगार कला से समय पर विजय पा ली थी। कौन कह सकता था कि वह चंचल यौवना उस अवस्था को पहुंच चुकी है जब हृदय को शांति की ख्वाहिश होती है। वह किसी आश्रय के लिए आतुर हो उठती तथा उसका अभिमान नम्रता के आगे सिर झुका देता है। तारा देवी को बहुत प्रतीक्षा न करनी पड़ी। कुंवर साहब शायद मिलने के लिए उससे ज्यादा उत्सुक थे। 10 ही मिनट के पश्चात उनकी मोटर की आवाज आई। तारा संभल गई। एक क्षण में कुंवर साहब ने कक्ष में प्रवेश किया। तारा शिष्टाचार के लिए हाथ मिलाना भूल गई। प्रौढ़ावस्था में भी प्रेम की उद्विग्नता तथा असावधानी कुछ कम न होती। वह किसी सहज सलज युवती की तरह झुकाए खड़ी रही। कुंवर साहब की निगाह आते ही उसकी गर्दन पर पड़ी। वह मोतियों का हार जो उन्होंने रात को भेंट किया था चमक रहा था। कुंवर साहब का इतना आनंद और कभी नहीं हुआ। उन्हें एक क्षण के लिए ऐसा जान पड़ा मानो उनके जीवन की सारी तमन्ना पूरी हो गई। वह बोले, मैंने आपको आज इतना सवेरे कष्ट दिया, माफ कीजिएगा, यह तो आपके आराम का वक्त होगा। तारा ने सिर झुकाकर खिसकती हुई साड़ी को संभाल कर कहा, इससे अधिक आराम और क्या हो सकता था कि आपके दर्शन हुए। मैं इस उपहार के लिए आपको मनो धन्यवाद देती हूं। अब तो कभी कभी भेंट होती रहेगी। निर्मलकांत ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कभी कभी नहीं, रोज। आप चाहें मुझसे मिलना भी पसंद ना करें, मगर एक बार इस ड्योढ़ी पर सिर को झुका ही जाऊंगा। तारा ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसी वक्त तक, जब तक कि मनोरंजन की कोई नई चीज नजर ना आ जाए। क्यों? यही ना? मेरे लिए यह मनोरंजन का विषय नहीं, जिंदगी और मौत का सवाल है। हां, तुम इसे विनोद समझ सकती थी, समझ सकती हो, लेकिन कोई परवाह नहीं। तुम्हारे मनोरंजन के लिए यदि मेरे प्राण भी निकल जाएं, तो मैं अपना जीवन कामयाब समझूंगा। दोनों इस प्रीति को निभाने के वायदे हुए। फिर दोनों ने नाश्ता किया और कल भोज का न्योता देकर कुंवर साहब रुखसत हुए। 1 माह गुजर गया। कुंवर सिंह दिन में कई बार आते। उन्हें एक क्षण की जुदाई भी असह्य थी। कभी दोनों बजरे पर दरिया की सैर करते, कभी हरी हरी घास पर पार्कों में बैठा बातें करते, कभी गाना बजाना होता। रोज नए नए प्रोग्राम बनते। सारे शहर में मशहूर था कि ताराबाई ने कुंवर साहब को फांस लिया है तथा दोनों हाथों से
संपत्ति लूट रही है। पर तारा के लिए कुंवर साहब का प्रेम ही एक ऐसी संपत्ति थी जिसके सम्मुख दुनिया भर की दौलत तुच्छ थी। उन्हें अपने सामने देखकर उसे किसी चीज की इच्छा न होती थी। लेकिन 1 महीने तक इस प्रेम के बाजार में घूमने पर भी तारा को वह वस्तु न मिली जिसके लिए उसकी आत्मा लोलुप थी। वह कुंवर साहब से प्रेम की, अपार तथा अतुल प्रेम की, सच्चे और निष्कपट प्रेम की बातें रोज सुनती थी, मगर उसमें विवाह शब्द न आने पाता। मानो प्यासे को बाजार में पानी छोड़कर बाकी सब कुछ मिलता है। ऐसे प्यासे को पानी के अलावा और किस चीज से तृप्ति हो सकती है? प्यास बुझाने के बाद संभव है और चीजों की ओर उसकी रुचि हो, पर प्यासे के लिए तो पानी ही सबसे मूल्यवान पदार्थ है। वह जानती थी कि कुंवर साहब उसके संकेत पर प्राण दे देंगे, लेकिन विवाह की बात क्यों उनकी जबान से नहीं निकलती थी? हाँ, क्यों नहीं निकलती? क्या इस विषय का कोई खत लिखकर अपना आशय कह देना संभव था? फिर क्या उसको केवल विनोद की चीज बनाकर रखना चाहते हैं? यह अपमान उससे न सहा जाएगा। कुंवर के एक संकेत पर वह आग में कूद सकती थी, पर यह अपमान उसके लिए असह्य था। किसी शौकीन अमीरों के साथ वह इससे कुछ दिन पहले शायद 1-2 महीने रह जाती और उसे नोच खसोट कर अपनी राह लेती, लेकिन प्रेम का बदला प्रेम है। कुंवर साहब के पास वह निर्लज जीवन नहीं व्यतीत कर सकती थी। उधर कुंवर साहब के भाई बंद भी गाफिल न थे। वे काफी किसी भांति उन्हें ताराबाई के पंजे से छुड़ाना चाहते थे। कहीं कुंवर साहब का विवाह ठीक कर देना ही एक ऐसी तरकीब थी जिसके सफल होने की आशा थी, और यही उन लोगों ने किया। उन्हें यह डर तो न था कुंवर साहब इस एक्ट्रेस से विवाह करेंगे, पर हाँ, यह डर अवश्य था कि कहीं रियासत का कोई हिस्सा उसके नाम कर दें अथवा उसके आने वाले बच्चों को रियासत का मालिक बना दे। कुंवर साहब पर चारों तरफ से दबाव पड़ने लगा। यहां तक कि यूरोपियन अधिकारियों ने भी उन्हें विवाह कर लेने की सलाह दी। उस रोज संध्या समय कुंवर साहब ने ताराबाई के पास जाकर कहा, तारा, देखो, तुमसे एक बात कहता हूं, इनकार नहीं करना। तारा का हृदय उछलने लगा। बोली, कहिए, क्या बात है? ऐसी कौन सी चीज है जिसे आपकी भेंट करके मैं अपने को धन्य समझूं? बात मुख से निकलने की देरी थी। तारा ने स्वीकार कर लिया और हर्षोन्माद की दशा में रोती हुई कुंवर साहब के पांव पर गिर पड़ी। एक पल के बाद तारा ने कहा, मैं तो निराश हो चली थी। आपने बड़ी लंबी परीक्षा ली। कुंवर साहब ने जबान को दांतों तले दबाया, मानो कोई अनुचित बातें सुन ली हो। यह बात नहीं है तारा, यह बात नहीं है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास होता है कि तुम मेरी याचना स्वीकार कर लोगी, तो कभी पहले ही दिन मैंने भिक्षा के लिए हाथ फैलाया होता, पर मैं अपने को तुम्हारे लायक नहीं पाता था। तुम सद्गुणों की खान हो और मैं जो कुछ हूं वह तुम जानती ही हो। मैंने निश्चय कर लिया था कि उम्र भर तुम्हारी उपासना करता रहूंगा। शायद कभी खुश होकर तुम मुझे बिना मांगे ही वरदान दे दो। बस यही मेरी अभिलाषा थी। मुझे यदि कोई गुण है तो यही कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जब तुम साहित्य, संगीत अथवा धर्म पर अपना विचार प्रकट करने लगती हो तो मैं दंग रह जाता हूं और अपनी क्षुद्रता पर शर्मिंदा हो जाता हूं। तुम मेरे लिए एक सांसारिक नहीं, स्वर्गीय हो।
मुझे आश्चर्य यही है, इस वक्त मैं मारे खुशी के पागल क्यों नहीं हो जाता। कुंवर साहब देर तक अपने मन की बातें कहते रहे। उनकी वाणी किसी इतनी प्रगल्भ न हुई थी। तारा सिर झुकाए सुनती थी, मगर आनंद की जगह उसके मुख पर एक प्रकार का क्षोभ, लज्जा मिला हुआ अंकित हो रहा था। यह मर्द इतना सरल हृदय, इतना निष्कपट, इतना विनीत, इतना उदार। सहसा कुंवर साहब ने पूछा, तो मेरे योग्य, मेरे भाग्य किस रोज उदय होंगे तारा? दया करके बहुत रोज के लिए न टालना। तारा ने कुंवर साहब की सरलता से परास्त होकर चिंतित स्वर में कहा, कानून का क्या करिएगा? कुंवर साहब ने तत्परता से जवाब दिया, इस विषय में तुम निश्चिंत रहो तारा, मैंने वकीलों से पूछ लिया है। एक कानून ऐसा है जिसके मुताबिक हम और तुम एक प्रेम सूत्र में बंध सकते हैं, उसे सिविल मैरिज कहते हैं। बस आज ही के रोज वह शुभ मुहूर्त आएगा। क्यों? तारा सिर झुकाए रही, बोल न सकी। मैं सवेरे आ जाऊंगा, तैयार रहना। तारा सिर झुकाए रही, फिर भी कुछ न बोली, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। कुंवर साहब चले गए, मगर तारा वही मूर्ति की भांति बैठी रही। पुरुषों के हृदय में क्रीड़ा करने वाली चालाक नारी क्यों इतनी विमूढ़ हो गई है? विवाह का एक दिन और शेष है। तारा को चारों ओर से बधाइयां मिल रही है। थिएटर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपनी सामर्थ्य के मुताबिक उसे अच्छे अच्छे उपहार दिए हैं। कुंवर साहब ने भी आभूषणों से सजा हुआ एक श्रृंगारदान भेंट किया है। उनके 2-4 अंतरंग दोस्तों ने भांति भांति के सौगात भेजे हैं, पर तारा के सुंदर मुख पर प्रसन्नता की रेखा भी नजर नहीं आती। वह क्षुब्ध और उदास है। उसके मन में 4 दिनों से निरंतर यही सवाल उठ रहा है, क्या कुंवर साहब के साथ धोखा करें? जिस प्रेम के देवता ने उसके लिए अपनी कुल मर्यादा को तिलांजलि दे दी, अपने बंधुजनों के से नाता तोड़ा, जिसका दिल हिम कण के समान निष्कलंक है, पर्वत के समान विशाल, उसी से कपट करे? नहीं, नहीं, वह इतनी निष्ठा नहीं कर सकती। अपनी जिंदगी में उसने कितने ही युवकों से प्रेम का अभिनय किया, कितने ही प्यार के मतवालों को यह सब्ज बाग दिखा चुकी थी, पर कभी उसके मन में ऐसी दुविधा न हुई थी। कभी उसके दिल ने उसका तिरस्कार न किया था। क्या इसका कारण इसके अलावा कुछ और था कि ऐसा अनुराग कि उसे और कहीं नहीं मिला था? क्या वह कुंवर साहब का जीवन सुखी बना सकती है? हाँ, जरूर। इस विषय में उसे लेश मात्र भी संदेह नहीं। भक्ति के लिए ऐसी कौन सी चीज है जो असाध्य हो? पर क्या वह प्रकृति को धोखा दे सकती है? ढलते हुए सूरज में मध्याह्न का सा प्रकाश हो सकता है? असंभव। वह स्फूर्ति, वह चपलता, वह विनोद, वह सरल छवि, वह तल्लीनता, वह त्याग, वह आत्मविश्वास किधर से लाएगी, जिसके सम्मिश्रण का यौवन कहते हैं? जी हाँ, जिसके सम्मिश्रण को यौवन कहते हैं। नहीं, वह कितनी ही चाहे मगर कुंवर साहब के जीवन को सुखी नहीं बना सकती। बूढ़ा बैल कभी जवान बछड़ों के साथ नहीं चल सकता। उसने यह नौबत ही क्यों आने दी? उसने क्यों कृत्रिम साधनों से, बनावटी श्रृंगार से कुंवर साहब को धोखे में डाला? अब इतना सब कुछ हो जाने पर वह किस मुख से कहेगी कि रंगी हुई गुड़िया हो? जवानी मुझसे कब की रुखसत हो चुकी है, अब केवल उसका पद चिन्ह ही रह गया है। रात्रि के 12 बज गए थे। तारा मेज के सामने इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठी थी। मेज पर इनामों का ढेर लगा हुआ था।
पर वह किसी चीज की ओर आंख उठाकर भी न देखती थी। अभी 4 दिन पहले वह इन्हीं वस्तुओं पर प्राण देती थी। उसे हमेशा ऐसी चीजों की तलाश रहती थी जो समय के चिन्हों को मिटा सके, पर अब उन्हीं चिन्हों से उसे घृणा हो रही है। प्रेम सत्य और सत्य मिथ्या दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तारा ने सोचा, क्यों न यहां से कहीं पर भाग जाया जाए, किसी ऐसी जगह चली जाए जहां की कोई उसे जानता भी ना हो। कुछ दिनों के पश्चात जब कुंवर का विवाह हो जाए तो फिर आकर उनसे मिले और सारा वृतांत उनसे कह सुनाए। इस समय कुंवर पर वज्रपात सा होगा। हाय, न जाने उनकी क्या हालत होगी, पर उसके लिए इसके सिवा और कोई मार्ग नहीं है। अब उनके दिन रो रो कर कटेंगे, किंतु उसे कितना ही दुख क्यों न हो, वो अपने प्रियतम के साथ छल नहीं कर सकती। उसके लिए इस स्वर्गीय प्यार की स्मृति, इसकी वेदना ही बहुत है, इससे ज्यादा उसका अधिकार नहीं। दाई ने आकर कहा, भाई जी चलिए, कुछ थोड़ा सा भोजन कर लीजिए, अब तो 12 बज गए। तारा ने कहा, नहीं, तनिक भी भूख नहीं, तुम खा लो। दाई ने कहा, फिर देखिए, मुझे भूल मत जाइएगा, मैं तो आपके साथ चलूंगी। तारा कही, अच्छे अच्छे कपड़े बनवा रखे हैं ना? अरे भाई जी, मुझे अच्छे वस्त्र लेकर क्या करना है, आप कोई उतरा दे दीजिएगा। दाई चली गई। तारा ने घड़ी की तरफ देखा। सचमुच 12 बज गए थे, केवल 6 घंटे और हैं। सुबह सवेरे कुंवर साहब उसे विवाह मंदिर में ले जाने के लिए आ जाएंगे। हाय भगवान, जिस पदार्थ से तुमने इतने दिनों तक उसे वंचित रखा, वह आज क्यों सामने लाए? यह भी तुम्हारी ही क्रीड़ा है। तारा ने सफेद साड़ी पहन ली, सारे गहने उतार कर रख दिए। गर्म पानी मौजूद था, साबुन और पानी से मुख पर धोया आया और आईने के सम्मुख जाकर खड़ी हो गई। कहाँ थी वह छवि, वह ज्योति जो आंखों को लुभा लेती थी? रूप वही थी, पर कांति कहाँ? अब भी यह यौवन का स्वांग भर सकती है? तारा को अब वहां एक पल भी और रहना कठिन हो गया। मेज पर फैले हुए आभूषण और विलास की सामग्रियां मानो उसे काटने लगी। यह कृत्रिम जीवन असह्य हो उठा। खसी के पंख से भट्टी के सामने तपने लगा। उसने सोचा, कहां भाग कर जाऊं? रेल से भागती हूं तो भागने नहीं पाऊंगी। सवेरे ही कुंवर साहब के आदमी छूटेंगे और चारों तरफ मेरी तलाश होने लगेगी। वो ऐसे मार्ग ले जाएगी जिधर किसी का विचार भी न जाए। तारा का दिल इस समय गर्व से छलक पड़ा था। वह दुखी न थी, निराश न थी। वह फिर कुंवर साहब से मिलेगी, लेकिन वह निस्वार्थ संजोग होगा। प्रेम के बनाए हुए कर्तव्य मार्ग पर चल रही है। फिर दुख क्यों हो तथा निराश क्यों हो? अचानक उसे ख्याल आया, ऐसा न हो कुंवर साहब उसे वहां न पाकर शोक विह्वलता की हालत में अनर्थ कर बैठे। इस कल्पना से उसके रोंगटे खड़े हो गए। एक क्षण के लिए उसका मन कातर हो उठा। फिर वह मेज पर जा बैठी तथा यह पत्र लिखने लगी। प्रियतम, मुझे माफ करना। मैं अपने को तुम्हारी दासी बनने का योग्य नहीं पाती। तुमने मुझे प्रेम का वह स्वरूप दिखा दिया जिसकी जीवन में उम्मीद न कर सकती थी। मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं जब तक जीऊंगी तुम्हारे प्रेम में मग्न रहूंगी। मुझे ऐसा जान पड़ रहा है कि प्रेम की स्मृति में प्यार के भोग से कहीं अधिक माधुर्य और आनंद है। मैं फिर आऊंगी, फिर तुम्हारे दर्शन करूंगी, किंतु उसी दशा में जब तुम विवाह कर लोगे। यही मेरे लौटने का शर्त है। मेरे प्राणों के प्राण मुझसे नाराज न होना। यह गहने
जो तुमने मेरे लिए भेजे थे अपनी ओर से नववधू के लिए छोड़ जाती हूँ। सिर्फ वह मोतियों का हार जो तुम्हारे प्रेम का पहला उपहार है मैं अपने साथ लिए जाती हूँ। तुमसे हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरी तलाश मत करना, मैं तुम्हारी हूँ और सदा तुम्हारी रहूँगी, तुम्हारी तारा। यह खत लिखकर तारा ने मेज पर रख दिया, मोतियों का हार गले में डाला और बाहर निकल आई। थिएटर हॉल में संगीत की आवाज़ आ रही थी। एक क्षण के लिए उसके पैर बंध गए। 15 वर्षों पुराना संबंध आज टूटा जा रहा था। अचानक उसने मैनेजर को आते देखा तो उसका दिल धक से हो गया। वह बड़ी तेजी से लपक कर दीवार की ओर आड़ में खड़ी हो गई। जैसे ही मैनेजर निकल गया, वह हाथे के बाहर कुछ दूर गलियों में चलने का पश्चात उसने गंगा का रास्ता पकड़ा। गंगा तट पर सन्नाटा छाया हुआ था। 10-5 साधु वैरागी धुनियों के सामने लेटे थे। 10-5 यात्री कंबल धरती पर बिछाए सो रहे थे। गंगा किसी विशाल सर्प की भांति रेंगती चली जाती थी। एक छोटी सी नौका किनारे पर लगी हुई। मल्लाह नौका में बैठा हुआ था। तारा ने मल्लाह को पुकारा, ओ मांझी, उस पार नौका ले चलेगा? मांझी ने उत्तर दिया, इतनी रात गए नाव न जाई। लेकिन दूनी मजदूरी की बात सुनकर उसने डांट उठाया और नाव को खोलता हुआ बोला, सरकार उस पार कहाँ जाई हैं? उस पार एक गांव में जाना है। मुदा इतनी रात गए कोनो सवारी शिकारी ना मिली? कोई हर्ज नहीं, तुम मुझे बस उस पार पहुंचा दो। माझी ने नाव खोल दी। तारा उस पर जा बैठी तथा नौका मंद गति से चलने लगी, जैसे जीव स्वप्न साम्राज्य में विचार रहा। इसी वक्त एकादशी का चांद पृथ्वी से उस पार अपनी उज्जवल नौका खेता हुआ निकला और व्योम सागर को पार करने लगा। तो दर्शकों, सुना आपने कथा सम्राट प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी एक्ट्रेस। कहानी से जुड़ी अगर आपके पास कोई प्रतिक्रिया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम उसे संग्रह करें और उस पर विचार भी करें। तो शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इप्टा झारखंड के फेसबुक पेज से जुड़े, और उन तमाम लोगों से पुनः आग्रह कि यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। हर रोज इप्टा झारखंड के फेसबुक पेज से प्रेमचंद की एक कहानी का पाठ किया जाएगा और फिर इस कहानी पाठ को हम इप्टा झारखंड के यूट्यूब चैनल पर भी डालेंगे। आप वहां से भी इसे सुन सकते हैं, देख सकते हैं। आप सबों का पुनः धन्यवाद, इसी आशा के साथ कि कल आपसे फिर मुलाकात होगी और आप हमारा साथ बनाए रखेंगे। धन्यवाद।